प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 6th क्लास की बुक का सेकंड लेसन विविधता एवं भेदभाव पढ़ रहे हैं। अगर आपको इनका 6th क्लास का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला अध्याय या पहला लेसन पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगा पहले लेसन का वो उस पर क्लिक करके ज़रूर उस लेसन को देखिए, क्योंकि सीरीज वाइज देखेंगे तो सभी अच्छे से समझ में आएगा। विविधता और भेदभाव। विविधता हमने कल पढ़ ली थी कि अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के आधार पर जो अलग अलग लोग होते हुए भी हम सभी भारतीय एक हैं, तो ये सभी विविधताएं। अनेकता में एकता। चलो हम पढ़ते हैं आज। हम क्या हैं और कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने का, उनके भूगोल, इतिहास का असर पड़ता है। भारत विविधताओं का देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। कितने धर्म है मुख्य? 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी क्या होते हैं? उनको मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कहाँ बोली जाती हैं? भारत में। और लोगों की अपनी मातृभाषाएं हैं, मदर टंग है, जैसे हमारी हिंदी है। यहाँ 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य भी किए जाते हैं। यहाँ विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित या आश्वस्त रहते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे से अलग हैं, भिन्न हैं, तो हमें भी बहुत अजीब या अपरिचित महसूस होता है, जैसे कि इनसे हम कुछ अलग हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि हम उनसे अलग कैसे हैं, क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले लोगों के बारे में कुछ खास राय बना लेते हैं। आप जानते हैं पूर्वाग्रह क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्वाग्रह वो होता है, हम किसी इंसान के बारे में या किसी जाति या धर्म या ग्रामीण के बारे में हम उनको जानने से पहले ही अपनी खुद की राय बना लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। जानने से पहले उनके बारे में राय बना लेना ही पूर्वाग्रह है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों की अज्ञानी की तरह देखते हैं। अगर ग्रामीण हैं तो हम उनके बारे में जानने से पहले हम सोच लेते हैं वो अज्ञानी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा पूर्वाग्रह है। जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी या सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले, पैसे से मतलब रखने वालों की तरह हम देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। क्योंकि हम उनको जानने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हम खुद का व्यू बना देते हैं कि ये ऐसा है। और ज़्यादातर यह जो राय होती है ये नकारात्मक होती हैं, क्योंकि हम उनको जान नहीं पाते और उनके बारे में पहले ही राय बना लेते हैं। जैसा कि कुछ कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है या सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते। जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं, हम किसी और प्रकार से करते हैं और वो किसी और प्रकार से करते हैं, तो हम उनकी इज्जत नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं ये अच्छा नहीं है। ये पूर्वाग्रह है हमारा। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखने लगते हैं। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाते जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस क्षेत्र से वे बोलते हैं या फिर कपड़े पहनते हैं इत्यादि।
अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के हो जाते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इसी वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है जिससे हम दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं। अब हम देखते हैं लड़के और लड़की के बारे में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़की को कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़का या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। ऐसा यह तो ऐसे ही होता है। ऐसा ये होता है मतलब पूर्वाग्रह, जो कि एक सोच बन गई है कि ये लड़का है और ये लड़की है। ये इस चित्र के माध्यम से ऐसे ही समझाया गया है। इसमें एक बात है विकलांग। विकलांग को वो होता है जिसको किसी खास चीज़ की ज़रूरत हो, जिसकी मीन्स ये कोई पैर की अपंग है या फिर विकलांग है, तो उसको उस पैर के लिए कुछ खास ज़रूरत है। खास ज़रूरत वाले बच्चों को क्या कहते हैं? विकलांग। अगर हम इस कथन को ले लेते हैं कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि आमतौर पर लड़की या पुरुष के रूप में जोड़ा जाता है। अगर हमें कह दिया जाए कि वो रोता नहीं, तो हम सोच लेंगे कि वो लड़का होगा या फिर पुरुष होगा। बचपन में लड़कों को गिर जाने पर, चोट लग जाने पर लोग लग जाती हैं, तो उनके माता पिता या परिवार के सदस्य अक्सर यह कहकर चुप करा देते हैं कि तुम रो मत, तुम तो लड़की हो। लड़के बहादुर होते हैं, वो रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उनको ये विश्वास हो जाता है कि लड़की रोते नहीं है। ये पूर्वाग्रह है। ये कोई कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि लड़के रोते नहीं हैं या फिर लड़कियां रोती हैं। ये हमारी पूर्वाग्रह रूढ़िवादी सोच है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो वह अपने आप को रोक लेता है। वो सोचता है कि मैं बहादुर हूँ, मैं लड़का हूँ, तो मुझे रोना नहीं है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या फिर कोई चीज़ का दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक लड़का हो रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे कि तुम लड़का होकर रोते हो। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है या कतराता है। हम लगातार यह सुनते रहे हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। इस ऐसे का अर्थ यह है कि लड़की रोते नहीं हैं, बहादुर होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, और लड़कियां कोमल होती हैं, वो रोती हैं। समाज में इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए जैसा समाज चाहता है। हम सभी लड़के और लड़कियों को उस छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं जैसा समाज चाहता है, उसी प्रकार से हम बन जाते हैं। रूढ़िवादी धारणा क्या बनाई हुई है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनकी बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं, उसे रूढ़िवादी कहते हैं। उनको तोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। कई बार हम किसी खास धर्म, देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहरा देते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हमारी धारणाएं बन जाती हैं। इस जरूर नहीं कि वो ऐसा धर्म, जाति, लिंग के कारण हो, लेकिन ये वो पक्की धारणा बनी हुई है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे होते हैं और हम उस पूरे समुदाय को ही कह देते हैं। ऐसा कहना सही नहीं है। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है या फिर सही नहीं है, क्योंकि एक इंसान के कारण सभी अपराधी हो या बेवकूफ हो, ये जरूरी नहीं है। इस प्रकार की धारणा हम प्रत्येक इंसान को एक अनोखे, अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देते हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण, क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग कर देती हैं। रूढ़िवादी धारणाएं बड़े संख्या में लोगों की एक तरह से खांचे में जड़ जाती हैं।
जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन अब तो वो भी कर रही हैं। ये एक चित्र है, इसमें ये मुसलमान लड़कियां हैं। इनके बारे में क्या हमारी रूढ़िवादी धारणाएं बन गई हैं कि जो मुसलमान लड़कियां ना, वो उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहती। लेकिन हमें जो सोर्स मिले, जिनके बारे में हमें पता चला कि मुसलमान लड़कियां क्यों नहीं पढ़ती, उनकी रुचि नहीं है, ये ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुसलमान गरीब होने के कारण नहीं पढ़ पाती, उनको सोर्स नहीं मिल पाते, उनको कमाना पड़ता है छोटी उम्र में ही, तो इसलिए वो नहीं पढ़ पाती। जिसके हरियाणा का जो मेवात का इलाका है, वो गरीबी में सबसे नीचे है और उनमें मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका कारण ये है कि उनकी गरीबी। कई बार ये हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में है, लेकिन काबिलियत होने के बावजूद भी हमें यह कहकर नकारा जाता है कि तुम इस धर्म की हो या फिर इस जाति की हो, लिंग के हो। किसी प्रकार से उनकी काबिलियत को भी दबा दिया जाता है, ये रूढ़िवादी धारणा के कारण। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, लेकिन वो अपने एक बुद्धि का प्रयोग सही से नहीं कर पाते और एक डरे पर चलना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि पहले से चला आ रहा है। अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, या फिर एक कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, या दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं या फिर आपकी रूढ़िवादी धारणाएं हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें, पिछले पाठ में हमने समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से भिन्न थे। हमने पहले लेसन में पढ़ा था, 2 समीर थे, एक अखबार बेच रहा था, दूसरा अखबार खरीद रहा था। एक मुसलमान था, एक हिंदू था। एक अंग्रेजी पढ़ना जानता था, एक हिंदी भी सही से नहीं जानता था। उदाहरण के लिए एक उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू था, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीर में एक और अंतर था, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि। एक तो इतना गरीब था कि उनको अखबार बेचना पड़ रहा था, और एक जिनको अच्छी सी इंग्लिश आती थी, अपना काम धाम अच्छे तरीके से चल रहा था। समीर 2 गरीब था। विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास खाने, कपड़े और घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं, उनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से वो गरीब भी हैं, उनके पास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन भी नहीं है। इस आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातियां, धार्मिक समूह या खास तरह के लोगों को करना पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर आपकी आजीविका चलाने के लिए कुछ लोगों को अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ई का काम, खेती, बुनाई का काम। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि पढ़ाना हो, वकील हो या बैंकिंग का काम हो, इनको अच्छे दर्जे का काम माना जाता है। लेकिन सफाई करने वाले, कपड़े धोने वाले, बाल काटने वाले नाई, कचरा उठाने वाले जैसे कामों को कम महत्व दिया जाता है, लेकिन उनको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सफाई करने वाला ना होगा तो समाज में गंदगी फैल जाएगी। उनका एहसान मानना चाहिए कि उनकी वजह से हम एक अच्छे मोहल्ले में रह रहे हैं, लेकिन उनको कम महत्व दिया जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा या फिर
अपवित्र माना जाता है। अगर सफाई करने वाले, कपड़ा धोने वाले, बाल काटने वाले या फिर कचरा उठाने वाले को गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह से सीढ़ी के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति को ऊपर या फिर नीचे समझे जाते हैं। जिन्होंने अपने आप को इस पीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति या सर्वश्रेष्ठ माना है। अब ये एक पूर्वाग्रह है दलित के बारे में, उनको अछूता कहकर, उसमें हमारी पूर्वाग्रह सोच की उनको दबाकर। लेकिन अनुसूचित जाति हो या फिर कोई और जिनको दबाया जा रहा है, उनके बारे में हर इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल 17 में है, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, कि किसी के साथ अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी इंसान इक्वल हैं। आगे पढ़ते हैं। सीढ़ी के तले में रखा गया या फिर उसे अछूत या अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई काम करने का इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने या मरे हुए जानवरों को गांव से उठाने की इजाज़त थी कि आप यही काम कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना। उन्हें उच्च जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लाने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उन्हें यह कहकर नकारा जाता था कि आप नीची जाति के हो या उच्च जाति के नहीं हो। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के जो लोग हैं, उनको अपना अधिकार हासिल हो जाता था और वो उससे उन्हें तथाकथित अछूतों को वंचित रखा जाता था। अगले पृष्ठ में हम किन के बारे में पढ़ेंगे? एक महान मुफ्ती, उनको हम सत सत नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे संविधान में बहुत बड़ा योगदान दिया था। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित, जो ये एक पुरानी भेदभाव पर आधारित थी, उनको मिटाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भेदभाव की अपने अनुभवों में लिखा है कि उन्होंने 1901 में, यह अनुभव उन्होंने 1901 में हुआ जब वो 9 साल के थे और वे महाराष्ट्र में। इनसे पहले एक बार खुद के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था और जो महार जाति अछूत समझी जाती थी। महार लोग गरीब होते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होती और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता है जो खुद वो करते हैं, वही उनके बच्चे करते हैं। लेकिन असलियत में गरीब वो नहीं होता जिनके पास ज़मीन नहीं होती। गरीब तो मेरे हिसाब से वो होता है जिसके पास सोचने की बुद्धि नहीं होती, ताकि वो खुद उभर नहीं पाता। ज़मीन ना हो तो भी उभर पाते हैं। उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहन दिया। दलितों से अलग अलग तरह के सरकारी नौकरियों को करने को कहा, ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसा व्यवस्था है जिसके द्वारा हम समाज को बदल सकते हैं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका डॉक्टर अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाहों से देखे, सभी को बराबरी का दर्जा दे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। पहले वो निजी जाति के समझे जाते थे, लेकिन उन्होंने आगे चलकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और अब बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और लड़ना चाहिए। ऐसा समाज बनाना
बनाने की तरफ काम कर रहे थे, जो कि जिसमें सबकी इज्जत हो और न कि कुछ लोगों की इज्जत हो या कुछ लोगों को उस दर्जे का मान दिया जाए या फिर सम्मान दिया जाए। उन्होंने एक अपना अनुभव बता रहे हैं कि वो कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बड़े देर तक हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्हें हमसे हमारे टिकट मांगे तो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था। हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंचा। हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने कुछ अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली के से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता है, स्टेशन मास्टर हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पलक भी सोचे हमारे से मुंह से क्या निकल गया कि हम महर जाति के हैं। उनको एकदम से धक्का लगा। वे आश्चर्यचकित हो गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा उनकी मन में हो गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हम गरीब जाति के हैं, महर जाति के हैं। उन्होंने जैसा मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए। मास्टर आए थे और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूर्य बिल्कुल छिप गया था। पिताजी नहीं आए, न ही नौकर आया और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया, क्योंकि उन्होंने अपनी जाति बता दी थी। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में बहुत खुश और उत्साह की भावना थी, लेकिन उनकी जगह अब उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की अब सोच रहे हैं। हमने कहा, अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है वो तो हम फौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम मार हैं, तो उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग को सवारी लेकर जाकर अपने आप को गंदा और नीचा बनाना नहीं चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोलताल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था। रुपए भी ज़्यादा देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो अछूत जाति के थे, इसलिए कोई भी बैलगाड़ी वाला भी उसके कोरेगांव तक ले जाने को तैयार नहीं था। कल्पना कीजिए कि कितना मुश्किल रहा होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी पीने न दिया जाए। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसे दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी में ये बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि उनका आदर और सम्मान भी नहीं मिलता जो दूसरे बच्चों को या दूसरे व्यक्तियों को मिलता है। समानता के लिए संघर्ष कितना किया होगा उस टाइम के व्यक्तियों ने, जो उस स्थिति को सहन किया होगा। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया, उसमें समानता के व्यवहार के बारे में
समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए भी संघर्ष किया। पहले उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था जो दलित जाति के व्यक्ति थे। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा पाने का अधिकार है, वैसा ही महिलाओं को भी दिया जाए। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दरों से छुटकारा पाने के लिए भी संघर्ष किया। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान लिखते समय लोग भी इस बात से अवगत हैं, जानते थे, समझते थे कि हमारे संविधान में कैसे भेदभाव किया गया, हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया है। कई नेताएं इस लड़ाई में हिस्सा थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत के संविधान के निर्माता। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिल सके। समानता को एक अहम मूल्य के रूप में माना जाता है, जो कि हम सभी एक भारतीय के रूप में जोड़े रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार, समान अवसर प्राप्त हैं, जो कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकार हैं। उनमें समानता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में है। अस्पृश्यता या छुआछूत अपराध के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब आर्टिकल 17 में इसे समाप्त कर दिया गया है। इसी कानूनी के रूप में खत्म कर दिया गया। किसको खत्म कर दिया गया? अस्पृश्यता के अंत को। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। ये इसमें अवसर की समानता है आर्टिकल 16 में। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाल दी कि वह गरीबों, मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को समानता का अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। ये भारत के संविधान लिखने वाली समिति के सदस्य हैं, जो आपकी पिक्चर में दिखाई गई हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करनी चाहिए, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपनी धर्म का पालन करने वाले, अपनी भाषा बोलने वाले, अपने त्यौहार मानने वाले और अपने आप को खुले में अभिव्यक्ति करने की आज़ादी होनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से धर्म मान सके, अपना त्यौहार मान सके, अपनी जो चाहे बोली बोल सके और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार सभी के लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए, ना कि ये थोप देना चाहिए कि यही धर्म सभी को अपनाना है, यही बोली सभी को बोलनी है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, कोई भी धर्म को ऊंच नीच का दर्जा नहीं देगी। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर के हैं, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसी हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, यही हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। नहीं होगा, अभी आज भी करना होगा और आगे आने वाले टाइम में भी करना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन, सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। ये हैं भारत का संविधान की उद्देशिका, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी
जो उसके टाइम में तो उद्देशिका के रूप में पेश की गई और बाद में ये भारत के संविधान की प्रस्तावना बन गई। ये है भारत के संविधान की प्रस्तावना। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हर PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।